हेलो, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर आ गए। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। एनसीईआरटी में टेबल है, वो भी बच्चों को याद नहीं होता है, तो टेबल को भी हम बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से आपको याद करवाएंगे, आपको समझाएंगे। आप लोग देखिए इस लेक्चर को और एंजॉय करिए। मिलते हैं लेक्चर के बाद। ठीक है, देखो ये वाला जो चार्ट है, ये चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिख ही रहा होगा। ये वाला चार्ट बहुत परेशान भी करता है, वैल्यू याद भी नहीं होता है ना। उसके बाद ये चार्ट के बाद एक एनसीईआरटी में ऐसा ड्राइंग दिख रहा है ना, आपके एनसीईआरटी में ऐसा कुछ ड्राइंग दिख रहा है। ये वाला एनसीईआरटी में ये वाला आपका दूसरा ड्राइंग दिख रहा होगा, ठीक है। और तीसरा सेगमेंट एनसीईआरटी में ये वाला ड्राइंग दिखता है। तो ये सब चीज जो दिखता है, इस सबको पहले हम लोग अपना जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसके हिसाब से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे जी कि हवा में क्या है, हवा है एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे थे, वातावरण। ठीक, अब देखिए एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन था, 21%। एटमॉस्फेयर में सर कितना परसेंट ऑक्सीजन आप बताए थे, 21% ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में। और CO2 भी कुछ बताए थे, CO2 भी कुछ बताए थे, 0.04%। सर 0.04% एटमॉस्फेयर में CO2 था। अब देखिए, जब हम लोग यहाँ एटमॉस्फेयर, यहाँ पे जब बैठे हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे बैठे हुए हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम लोग मेजर करते हैं कितना, 1 atm बोलते हैं ना। जब हम लोग गैसीय स्टेट में पढ़ते हैं तो बोलते हैं 1 atm प्रेशर हम लोग के ऊपर लग रहा है, ठीक है। इसी को जब मिलीमीटर Hg में पढ़ते हैं, मतलब प्रेशर का एक और यूनिट होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg होता है ना, तो उसको बोलते हैं 1 atm इज टू 760 mm। 1 atm इज टू 760 mm ऑफ Hg। अरे हाँ कि ना बोल, अरे हाँ कि ना बोल, आगे नहीं आया, अरे हाँ कि ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब बोले हम लोग 1 atm इज टू 760 mm Hg, तो इसका 21% हवा में है, तो हवा का कितना प्रेशर लग रहा होगा हवा में, तो 21% ऑफ 760 लगाएं, ये आता है रफली अराउंड 159। कितना आता है, 159। और इसी का 0.04 या 0.03 लगा लो, ठीक है। 100 इंटू 760 लगाएं, तो ये आता है लगभग कितना, 0.3 के, ठीक है। ये आता है 0.3। तो वातावरण में सर इतना सारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे हम mmHg सब में नहीं लिखेंगे, आपको समझ जाना है कि mmHg ही है, ठीक है। अब हम लोग क्योंकि एटीएम के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजी में mmHg का ही ज्यादा यूज होता है, मरकरी वाला का ही ज्यादा यूज होता है, एटीएम वाला का ज्यादा यूज नहीं होता है, तो mmHg के टर्म में नहीं बात करें। तो 159 0.3, अरे समझ आया। उसके बाद सर हम लोग जब ट्रांसपोर्ट, जब बेसिक्स ही बता रहे थे, तो हम क्या बनाए थे, एक नाक बनाए थे, हाँ, फिर एक मुंह बनाए थे ना, ठीक। कितना बड़ा नाक है देखो, है ना, मिस्टर बीन वाला नाक है। अब देखिए, अब ये क्या कर रहे थे हम लोग, हवा को अंदर ले रहे थे, हवा को अंदर ले रहे थे। ये जा रहा था कहाँ, लंग्स में जा रहा था ना, लंग्स में जा रहा था। लंग्स में क्या था, अपना ब्रांचिंग था। ब्रांचिंग कैसे कैसे था सब हम लोग समझ लिए थे, अरे समझ लिए थे कि नहीं, ठीक है। ब्रांचिंग था। अब जो ये ब्रांचिंग था सर, ब्रांचिंग में यहाँ पे एंड पे क्या था सर, एल्वियोलाई था ना, हाँ एल्वियोलाई था ना, अरे हाँ कि ना बोल, ठीक। अब देखिए एल्वियोलाई में जब ये पहुंचा, एल्वियोलाई स्ट्रक्चर को जब हम बनाए, तो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाए थे, और एल्वियोलाई के नीचे क्या फ्लो कर रहा था, ब्लड फ्लो कर रहा था ना। एल्वियोलाई के नीचे क्या फ्लो कर रहा था, ब्लड फ्लो कर रहा था ना, ठीक। अब क्या बोल रहे थे सर, बोल रहे थे कि सर क्या है कि एल्वियोलाई में जो हवा आया है, ये जो 159 mmHg है ना, जब तक एल्वियोलाई में पहुंचा है, ठीक है, क्योंकि इतना ब्रांचिंग के होते होते पहुंचा है ना, इतना ब्रांचिंग के होते होते पहुंचा है, तो जैसे ही ये एल्वियोलाई के अंदर पहुंचा है, पहले ऑक्सीजन का बात करते हैं, जैसे ही पहुंचा है ये इसके अंदर हो जा रहा है, दूसरा कलर से लिखते हैं, इसके अंदर हो जा रहा है 104, 159 से 104 हो गया, समझा। पहले 159 वातावरण में, वातावरण से धीरे धीरे करके हम लोग नाक के थ्रू अंदर लिए, तो ये पहले पास किया अपना रेस्पिरेटरी, पहले अपना इधर से पूरा होते हुए रेस्पिरेटरी पैसेज, पूरा कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन होते हुए पास आया। तो ये पास आते आते क्या हुआ कि थोड़ा मोड़ा उसमें कंज्यूम हो गया, पूरा 159 नहीं पहुंचा, 104 पहुंचा। ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का बात करें, अरे समझ आ रहा है, हाँ समझ आ रहा है ना, ठीक। अब देखिए, ये जो दो बात बोले हैं यही एनसीईआरटी फर्स्ट और सेकंड में लिखता है। एटमॉस्फेरिक एयर शुरुआत में कितना है, 159, शुरुआत में कितना है 159, और 0.3 क्या लिखा है, ये वाला जो एनसीईआरटी लिखा है CO2। ये दोनों कैसे आया, समझ आया, अरे समझ आया। उसके बाद देखिए,
अब एल्वियोलाई में ये जब पहुंचा तो ये हो गया 104, एल्वियोलाई में ये पहुंचा तो हो गया 104। क्यों हुआ 104 ये भी आपको पता है, क्यों हुआ? क्योंकि पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू पास करेगा ना जी, तो जरूरी तो नहीं है कि पूरा का पूरा 159 एटीएम जो प्रेशर लग रहा है वातावरण में उतना ही हम लोग का पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज में लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा तो कंज्यूम होते जाएगा। कल ही बताए थे ना कि जैसे जैसे करके एंड की तरफ पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे करके मोटा जो ब्रांचिंग था वो धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। एक ड्राइंग दिखाए थे ना जी, याद करो, ट्रेकिया मोटा था और धीरे धीरे आते 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 जहां एल्वियोलाई आते थे तो पतला हो गया था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो खुले में जितना लग रहा है उतना ही क्या उतना पतले में लगेगा? नहीं ना लगेगा, तो धीरे धीरे कम होकर 159 से 104 हो गया। इसी को एनसीईआरटी यहाँ पे भी ऐसे करके समझाने का कोशिश कर रहा है। ये वाला ड्राइंग में देखिए, यहाँ पे जब बोल रहा है कि दूसरा कलर लेते हैं यहाँ पे, कि जब बोल रहा है कि 159 सर यहाँ पे है, 0.03 यहाँ पे, ठीक। तो ये जब यहाँ से पहुंचा, यहाँ से ऐसे करके आया, तो सबसे पहले ये 104 यहाँ पे एल्वियोलाई में आते आते 104 हो गए। अब आगे समझिए, एल्वियोलाई के पास जब 104 पे हो गया तो उसके बाद नीचे में क्या फ्लो कर रहा है? अपना ब्लड फ्लो कर रहा है। कहाँ पे? हाँ 0.3, सॉरी, ठीक। अब देखिए ये जब यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ जब नीचे आया एल्वियोलाई के पास, अब देखिए इसके नीचे जो ब्लड फ्लो कर रहा था वो हम लोग क्या बोले थे जी? ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? शरीर काम कर रहा था ना, हम लोग 4 स्टेप रेस्पिरेशन का पढ़े थे ना, शरीर काम कर रहा था ना, तो शरीर काम कर रहा था तो काम करने के लिए क्या लग रहा था? एनर्जी लग रहा था, तो एनर्जी के लिए हम लोग को क्या लग रहा था? CO2 रिलीज हो रहा था। अरे हो रहा था कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे जो पहले ब्लड आ रहा था वो CO2 वाला रिच ब्लड आ रहा था ना, हाँ CO2 रिच ब्लड आ रहा था। अब क्या हो रहा था? यहाँ पे हो जा रहा था डिफ्यूजन। अरे हो रहा था ना डिफ्यूजन, हाँ यहाँ पे हो जा रहा था डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था सर, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था, ये ब्लड का वैल्यू था 45, CO2 का, PCO2 का वैल्यू था यहाँ पे 45। कितना था? 45, ठीक है 45। तो 45 यहाँ पे था और यहाँ पे तो 0.3 है, तो ये क्या करेगा? ये इधर से इधर की तरफ जाएगा, 40 की तरफ, 45 से 40, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना? अरे हाँ कि ना बोल? हाँ, तो समझ में आया कि क्यों इधर से इधर गया। और ऑक्सीजन का इधर कितना है? 104। जब यहाँ पे आया है तो इसमें ऑक्सीजन का वैल्यू है 40। कितना है? 40। यहाँ पे आया है तो ऑक्सीजन का वैल्यू है 40। तो ये क्या हुआ? इधर 104 इधर 40, तो ये क्या होगा? 104 के से इधर की तरफ आएगा ना? अरे समझ आया? अरे हाँ नहीं समझ आया, ठीक है फिर से बता रहे। हवा में जो 760 mmHg है, एक एटीएम में प्रेशर 760 mmHg, 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2, ठीक। 21% ऑफ 760 इज कितना निकालो? 159। इसलिए सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसको हम लोग बोले 159, ठीक। वही सी का 0.03% निकालो, 0.3 के अराउंड आएगा। तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर हुआ, वो लिखा 159 और 0.3। एनसीईआरटी पहली लाइन ये लिखा, ठीक। अब आगे देखिए, अब आगे हम बोलना चाह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में 159, 0.3, जब ये एल्वियोलाई के पास यहाँ पे पहुंचा, तो ये 159 वाला जो वैल्यू था, ये क्योंकि पूरा ब्रांचिंग होते हुए आया, कल हम लोग पूरा पढ़े ना, ब्रांचिंग, रेस्पिरेटरी जोन, कंडक्टिंग जोन, ब्रांचिंग होते हुए आया, तो जो खुले में एटमॉस्फेयर में जो 159 लग रहा है उतना ही लगेगा क्या? नहीं, उससे कम जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग होते जा रहा है तो शुरुआत में मोटा है, धीरे धीरे होते पतला होते जा रहा है, तो इसी के कारण उसका कम जाएगा। तो 159 से कम की कितना आ गया? 104 आ गया। समझ आया? तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में 104 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहे हैं कि ये जो एल्वियोलाई था, एल्वियोलाई के नीचे हम लोग क्या पढ़े थे? ब्लड फ्लो कर रहा है। जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि उसमें CO2 ज्यादा है, O2 कम है ना जी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो CO2 सर कितना ज्यादा है? CO2 का उसमें पार्शियल प्रेशर है 45, कितना है? 45। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40, ठीक है। अब देखिए CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 45, एल्वियोलाई में 40, तो 45 से इधर चला गया 40 की ओर। समझ आया? ज्यादा से कम की तरफ। और उधर एटमॉस्फेयर में कितना था? 104, यहाँ पे कितना था? 40, तो ये वापस से इधर आ जाएगा ना? समझ आया? अरे हाँ कि ना बोल? यही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे PO2 हो गया 104। ये जब यहाँ पे जब आया PO2, तो ये आया 40, PCO2 यहाँ पे आया 45। जब ये डिफ्यूजन हो गया, यहाँ पे PCO2 था 40, तो ये जब डिफ्यूजन हो गया इधर के थ्रू, तब ये जो ब्लड बना, इसको हम दूसरा कलर से दिखाते हैं। यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड था, यहाँ पे हम दूसरा कलर से बना दे रहे हैं, ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड, ये बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हुआ तो ये 104 का 104 पूरा डिफ्यूज करके इसमें नहीं आएगा पार्शियल प्रेशर, क्योंकि इसको डिफ्यूज करने के दौरान भी ना, इसके डिफ्यूज करने के दौरान भी ना इसको 3-3 लेयर से पास करना होगा। सर कौन कौन सा लेयर से पास करना होगा? एक तो एल्वियोलाई का इनर लेयर, अरे हाँ कि ना बोल, कितना लेयर से पास करना पड़ा? एक तो इसका अंदर का लेयर इनर लेयर, उसके बीच में हम लोग क्या पढ़े थे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बीच में क्या हुआ? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल को हम लोग क्या पढ़े थे? एंडोथीलियम। क्या बोले थे? एंडोथीलियम। एक ये लेयर अंदर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसका अंदर का ये लेयर। तो 3 लेयर के थ्रू पास करना पड़ रहा है ना। हाँ, तो 3 लेयर के थ्रू पास करना पड़ा, तो यहाँ पे 104 था तो वो 104 ही रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो वो भी घट के कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा 96, 96। अरे समझ आया? अरे अब समझ आया? तो इसके कारण देखिए 96, सॉरी 95 है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम लोग लिख दिए 95। ठीक, देखिए तो इसी के कारण यहाँ पे जब पहले 104 हुआ, उसके बाद ये जाके आ गया 95। अरे समझ आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना बन गया? 95। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ 95 बन गया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता था जी अपने पास? कहाँ जाता था? टिश्यू में। कहाँ जाता था? दिल 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 दिल। अरे याद आया? तो ये कहाँ जा रहा था सर? दिल में जा रहा था। दिल का काम क्या था? प्यार करना, धोखा देना। दिल का काम क्या था? धड़कना। दिल क्या करेगा? धड़केगा। तो दिल का हम क्या किए? यहाँ पे चौखुटा दिल बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये दिल चौखुटा है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका जो ऊपर वाला जो वेसल होता है, मतलब ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिकल। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। ठीक है, तो इधर पहले तो ये चीज आपको क्लियर है ना कि आप जब इधर से देख रहे हैं तो आपका राइट ये होगा और इधर का लेफ्ट ये होगा। लेकिन जब हम इधर से देख रहे हैं या फिर किताब के अंदर से देख रहे हैं तो लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, इसलिए के कारण हम इधर लेफ्ट लिखे। समझ आया ना? या आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा है सर इधर तो राइट है। नहीं, किताब के डायरेक्शन से सोच के देखो, इधर किधर है? इधर लेफ्ट है, इधर राइट। अरे समझ आया? तो यहाँ लेफ्ट ऑरिकल, इधर राइट ऑरिकल, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरा जो नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, और इधर क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। अरे समझ आया? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना किस साइड आता है? लेफ्ट साइड आता है कि राइट साइड आता है? लेफ्ट साइड आता है। कौन सा साइड आता है? लेफ्ट साइड आता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हुआ ना जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये इधर से लेफ्ट ऑरिकल के थ्रू घुसेगा। लेफ्ट ऑरिकल का पंपिंग होगा, पंपिंग होगा, पंपिंग होगा, यानी उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल होके लेफ्ट ऑरिकल के थ्रू ये ब्लड यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम एक ही क्या बोलते हैं, 2 ही कस्प बनाए ऐसे करके। अगर हम इधर बनाते तो इधर 3 कस्प बनाते, ऐसे करके 3 कंपार्टमेंट बना देते, 1 2 3। तो उसका कंपार्टमेंट जनरली 2 दिखता, लेकिन कस्प कप टाइप 2 दिखता। कस्प मतलब हुआ कंपार्टमेंट्स 1 2 3, दिखेगा आपको चाहिए 2 ही। ठीक है, यहाँ पे कस्प जब बोल रहे हैं बाई कस्पिड, तो कस्प मतलब हुआ 2 मेम्ब्रेन से थ्रू पास होगा। ठीक, अब देखिए तो ये लेफ्ट ऑरिकल से ये होकर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल सर क्या करेगा? सर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल अब इसको भेजेगा, टिश्यूज वगैरह में भेजेगा, ऑर्गन्स वगैरह में भेजेगा। अरे जा रहा था ना जी ये ऑर्गन्स में, तो ये ऑर्गन्स में भेजेगा। किसके थ्रू भेजेगा? किसके थ्रू भेजेगा? हाँ, किसके थ्रू भेजेगा? एओर्टा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी लिख देता है सिस्टमिक आर्टरीज, लेकिन हम लोग इसको सर्कुलेशन वाले चैप्टर से भी रिलेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, ये किसको कर दिया? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चला गया थ्रू एओर्टा, थ्रू एओर्टा, थ्रू एओर्टा। अरे समझ आ रहा है? हाँ, एओर्टा, एओर्टा के थ्रू लेके चला गया। सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके चला गया एओर्टा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ पहुंचेगा? ऑर्गन्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स में पहुंचेगा। ठीक है, टिश्यूज या ऑर्गन्स, हम टिश्यूज लिखते हैं, चलिए टिश्यू ही लिखे हैं तो टिश्यू ही जानते हैं। टिश्यू के पास पहुंचेगा। अब जो ये टिश्यू के पास पहुंचा, जब ये टिश्यू के पास पहुंचा तो टिश्यू क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। टिश्यू क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। टिश्यू काम करेगा तो उसको क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा। एनर्जी लगेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? CO2 प्रोड्यूस होगा। तो टिश्यू के अंदर क्या होगा? CO2 ज्यादा होगा। टिश्यू के अंदर CO2 क्या होगा? ज्यादा होगा। और ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पे हम लोग को ब्लड जो आया है वो क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा और CO2 कम। अरे हाँ कि ना बोल? ठीक, तो टिश्यू में ऑक्सीजन याद करवाते हैं, 40 CO2 नहीं दिखी। इसमें ऑक्सीजन कम है, इसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है। और यहाँ पे जो ब्लड आया है इसमें PO2 ज्यादा है, CO2 कम है। अब इसके थ्रू डिफ्यूजन हो जाएगा फिर से, ये पास जब इधर से करेगा तो फिर डिफ्यूजन हो जाएगा। लेजर दिखाते हैं।
फिर इधर से डिफ्यूजन हो जाएगा, हाँ फिर से यहाँ से डिफ्यूजन हो जाएगा, डिफ्यूजन हो गया, ये वाला लेयर इधर से आएगा, क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सीजन कम है, इधर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गया? टिश्यू के पास। अरे समझ आ रहा है? CO2 इधर क्या है? ज़्यादा है, CO2 इधर क्या है? ज़्यादा है, इधर कम है, तो CO2 इधर आ गया। समझ आया? तो इसको हम लोग जो ये ऑरेंज कलर से दिखाएं, वापस से किस कलर से दिखा देते हैं? येलो से दिखाएं जी, पिंक। किससे? पिंक। अब क्यों? क्योंकि अब ये जब डिफ्यूजन हो गया तो उसके बाद ये क्या बन गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे समझ आ रहा है? तो इसको बोल गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा सर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या है सर? PCO2 ज्यादा है, PO2 कम है, PCO2 ज्यादा है, PO2 कम है। अब ये क्या करेगा सर? ये वापस से कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? दिल के पास। कहाँ जाएगा? दिल के पास। दिल का काम क्या क्या है? प्यार करना। दिल का काम क्या है? धड़कना। तो दिल क्या करेगा? धड़केगा। तो ये जो इधर पहुंचा, राइट आर्टरिया में पहुंचा, तो राइट आर्टरिया में जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, ये पहुंचता है थ्रू वेना कावा, थ्रू वेना कावा, वेना कावा। बॉडी का हर जहां पे है, अगर ऊपर से आ रहा है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो वेना कावा लेके आता है, सुपीरियर वेना कावा। और जो नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लेके आ रहा है, उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा दोनों आएगा, दोनों के थ्रू। नीचे वाले पार्ट, ऊपर वाले पार्ट से आया सुपीरियर वेना कावा, और यही नीचे वाले पार्ट से अगर इसको दिखा दे तो नीचे वाले पार्ट से आया इंफीरियर वेना कावा। अब ये राइट आर्टरी आया, राइट आर्टरी का काम क्या है? फिर से पंप करेगा, पंप करके ये ब्लड को किधर आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है ना, ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ चल जाएगा? किधर दिखाए हम? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से किधर चल जाएगा? यहीं से, समझ नहीं आया ना? देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से किधर चल जाएगा? यहाँ पे आया ना, देखो यही तो है। इधर से गया एक सर्कुलेशन, इधर से गया दूसरा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। समझा? इसलिए तो दिखाए हैं डबल सर्कुलेशन। एक गया, एक पंप आया, यहां से पंप आया, गया एक सर्कुलेशन, फिर उसके बाद आया, फिर दूसरा पंप किया, डबल सर्कुलेशन। तो ये इसी मैकेनिज्म को तो हम लोग बोल रहे हैं डबल सर्कुलेशन, 2 बार पंप हो रहा है जो हार्ट के थ्रू। समझ आ रहा है हम क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं? यहां से आपको जो डबल सर्कुलेशन वाला जो मैकेनिज्म है वो भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी से अब हम लोग वैल्यू भी याद करेंगे। अब देखिए, तो ये तो आपको बेसिक मैकेनिज्म समझ आया ना कि कहां से करके पंप हो रहा है। हम फिर से एक बार समराइज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन, 0.04% CO2। एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ 1 atm, टोटल 1 atm को हम लोग क्या, अगर मरकरी के टर्म्स में लिखे तो क्या लिखेंगे? 760 mmHg। 21% को 760 mmHg कर दिए तो कितना हुआ? 159। और अगर 0.04% कर दें तो 0.3 atm के पास आया, तो 0.3 atm के पास आया, इतना एटमॉस्फेयर में प्रेशर होगा। अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन का जिक्र करें तो ऑक्सीजन का ही जिक्र करते हैं। जब ये पहुंचेगा अपने एल्वियोलाई के पास, मतलब ये हम लोग के लंग्स के होते हुए जब पहुंचा एल्वियोलाई के पास, तो एल्वियोलाई के पास पहुंचते पहुंचते, क्योंकि ये बहुत सारे जोन से पास होते जा रहा है, 159 mmHg जो बाहर में रह गया वो नहीं रहा, वो बच गया 104 mmHg। 104 mmHg यहाँ पे बच गया। अब ये क्या होगा कि ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के नीचे जो ब्लड आएगा वो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि शरीर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। काम करेगा तो लगेगा एनर्जी, एनर्जी लगेगा तो क्या रिलीज होगा? CO2। तो CO2 क्या लेके आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब क्या किया? इधर CO2, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड इसलिए ही बोल रहे हैं क्योंकि उसमें CO2 ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा। CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। और यहाँ पे जो आया है, हवा से जो आया है, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, CO2 कम है। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन इधर कम, इधर ज्यादा, तो ऑक्सीजन इधर के थ्रू इधर चला गया, उल्टा बोल दिया सॉरी। ऑक्सीजन इधर ज्यादा इधर कम, तो ऑक्सीजन इधर के थ्रू इधर आ गया। CO2 इधर ज्यादा इधर कम, तो इधर के थ्रू इधर चला गया, यानी CO2 वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई में पहुंच गया, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा था वो यहाँ पे ब्लड में पहुंच गया। अब जो ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोले? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना ज्यादा होगा? ये जो 104 है, ये जब इसमें पहुंचा तो 95 हो गया। क्यों 95 हो गया? क्योंकि इसको 3 लेयर के थ्रू पास करना पड़ा। कौन कौन लेयर के थ्रू पास करना पड़ा? एक तो एल्वियोलाई का लेयर,
एल्वोलाई का इनर लेयर जो हम लोग बोले थे सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से बना हुआ, फिर एक बीच में क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और वॉल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल जिसको हम लोग बोले एंडोथेलियम। अब इसके थ्रू इसमें पास करना पड़ा, तो इसी के कारण जो ये 104 था ये बन गया 95। अब जब ये 95 बन गया, ये बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा, फिर से दिल में। दिल का काम क्या है, धड़कना। दिल का कौन से साइड में जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम में गया, लेफ्ट आर्ट्रियम क्या किया, लेफ्ट आर्ट्रियम में है बाइकस्पिड, राइट आर्ट्रियम है ट्राइकस्पिड वाल्व। देखो राइट का याद रखना, TRIGST राइट आता है ना, ट्राई में ट्राइकस्पिड में भी क्या TRI आ रहा है ना, तो राइट साइड में क्या है ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट साइड में क्या है बाइकस्पिड वाल्व। तो लेफ्ट साइड में क्या है बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट साइड में क्या हुआ, अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब रिसीव हो गया, इसको पंप किया, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में आया। अब ये जब वेंट्रिकल में आया, ये आगे की तरफ बढ़ा 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 बढ़ा, इसको कहां पहुंचाना है, टिश्यू ऑर्गन्स के पास। तो टिश्यू ऑर्गन्स के पास पहुंचा। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का मात्रा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा, CO2 का मात्रा कम। और अपने टिश्यू में क्या है कि टिश्यू काम कर रहा है, तो टिश्यू काम कर रहा है तो एनर्जी लगेगा, एनर्जी लगेगा तो CO2 प्रोड्यूस होगा। इसी के कारण टिश्यू में CO2 ज्यादा, ऑक्सीजन कम, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन इधर के थ्रू इधर चला गया, CO2 इधर के थ्रू इधर आ गया। अब क्या है कि सर ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वापस से क्या बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। वापस से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया और ये ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंच गया। अब ना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस से कहां आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व है, वापस से ये पंप करेगा। अब जब ये राइट आर्ट्रियम में आया तो जो आर्टरीज के थ्रू आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। जो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड को लेके आ रहा है उसको बोले सुपीरियर वेना कावा। जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लेके आया है उसको बोले इंफीरियर वेना कावा। ये जो वेना कावा लेके आया राइट आर्ट्रियम के पास आया, राइट आर्ट्रियम फिर उसको पंप किया, राइट वेंट्रिकल के पास आ गया। ये ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हट क्या काम किया, धड़का, और धड़क के वापस इसको कहां पहुंचा दिया, लंग्स के पास। क्यों, अब लंग्स के पास वापस से क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी एक साइकिल यहां हुआ जिसमें हार्ट इन्वॉल्व हुआ, एक साइकिल फिर से वहां हुआ जिसमें हार्ट इन्वॉल्व हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ आया, अरे बोलना यार, नहीं अभी भी नो बोल रहा है, अरे समझ आया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इतना हम लोग तो पूरा मैकेनिज्म डिटेल में जान लिए कि हार्ट से लिंक करके, क्योंकि अभी हम तुमको सिर्फ यही बता देते ना तो फिर तुमको हार्ट वाले टाइम में जब पूछते हैं कि ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है, तब तुम नहीं बता पाते। इसलिए मेरा तरीका है कि हम इसी में लिंक करके बता दें। अब देखिए अब क्या है, अब हम लोग को याद क्या करना है सर, याद करना है ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू याद करना है। ठीक है, ये वैल्यू को याद करने से पहले जो हम तुमको चीज समझाए ना उसी को एनसीईआरटी आपके इस ड्राइंग में बोलता है। क्या बोलता है सर, देखिए यहाँ पे 159 हुआ एटमॉस्फेयर में, 0.3 हुआ। ठीक, यहाँ पे जो ऑक्सीजन पहुंचा 104 के पास पहुंचा। जो यहाँ पे ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जो आया उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ना जी आर्टरी, और वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, वापस से जब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। एक्सेप्शन है ना। इसी के कारण अब तक जो 10th क्लास में हम लोग डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना और वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड। ये चीज भूल जाओ, आर्टरीज का काम है हार्ट से दूर जाना, अवे फ्रॉम द हार्ट। ए फॉर आर्टरी, ए फ्रॉम अवे। हार्ट से जो दूर गया वो आर्टरी हुआ, हार्ट के तरफ जो आया वो वेन हुआ। अरे समझ आया, हार्ट से जो दूर गया अवे, दूर जा दिल से दूर जा, आर्टरी। दिल के पास आ, क्या हुआ, वेन। अरे समझ आ रहा है। ठीक, तो यहां देखिए हार्ट क्या हुआ, हार्ट से जो दूर जा रहा है कहाँ है हुआ, पल्मोनरी आर्टरी। और हार्ट के जो पास आ रहा है पल्मोनरी वेन। अरे समझ आया, ये एक्चुअल डेफिनेशन है आर्टरी वेन का। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला याद नहीं रखिएगा क्योंकि उसमें तो एक्सेप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे आया, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी आया इसको यहाँ मिटाते हैं। अब जो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आया है सर, पल्मोनरी आर्टरी आया है, ये क्या लेके आया है, CO2 को लेके आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया है। सर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेके आया है इसमें कितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या है। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए क्या दिख रहा है आपको, 40 दिख रहा है, और CO2 का कितना दिख रहा है, 45। यही तो गया है ना जी, यही तो गया है ना ऊपर। तो यहाँ पे भी क्या होगा 40, और यहाँ पे भी क्या होगा 45। 40-45 यहाँ पे हुआ, 40-45 यहाँ पे कितना है 104, यहाँ पे क्या है 40। तो ये इधर के थ्रू ऑक्सीजन इधर के थ्रू ऑक्सीजन इधर के थ्रू इधर आ जाएगा ना। तो देखो ऑक्सीजन इधर के थ्रू इधर दिखाया है ना। अरे समझ आया, अरे समझ आया। उसके बाद देखिए CO2 यहाँ पे क्या है,
CO2 यहाँ पे देखिए 45, यहाँ पे कितना है 40, तो CO2 क्या करेगा इधर के थ्रू इधर आ जाएगा ना, तो लंग्स में क्या हुआ अपना CO2 पहुंच गया। अब ये CO2 रिच एयर को तुम क्या कर दोगे एक्सेल। अरे समझा, अरे समझा, अरे हाँ कि ना बोलना यार। उसके बाद ये ब्लड जो था डीऑक्सीजनेटेड था, ये क्या बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेके जा रहा है उसको हम लोग बोले पल्मोनरी वेन। क्या बोले पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहां लेके चला गया इसको लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वापस यहां लिख दिया है सिस्टमिक आर्टरीज। हम इसी को नाम क्या दिए, पहले हार्ट से निकलता क्या है एओर्टा, उसके बाद ना जाके टूटता है जी। सबसे बड़ा जो निकला है वो तो एओर्टा निकला है ना, तो एओर्टा यहाँ से मेन जो मोटका वाला निकला वो क्या है एओर्टा, वो मोटका वाला जाके फिर दूसरा वाले आर्टरीज में निकला। अरे समझ आ रहा है, तो यहाँ पे एओर्टा निकला, एओर्टा निकल के यहाँ गया सिस्टमिक आर्टरीज। सर इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए बोले, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा CO2 कम होगा। सर ऑक्सीजन कितना ज्यादा होगा, बाहर में 104 था 104 ही हो जाएगा सर, नहीं पास करेगा तो क्या होगा कम जाएगा ना, तो 104 से कम करके कितना आ गया 95 आ गया। अरे समझ आ रहा है। और बाहर में कितना था 40 था ना, बाहर में 40 था ना CO2, पर यहाँ पे 40 था ना, और ये यहाँ पे 45 था, तो 45 वाला तो इधर चला गया, तो ये ब्लड में कितना CO2 बच गया 40 बच गया। समझ आया। तो यहाँ पे देखो PO2 का लेवल कितना है 95 और 40। अरे अब समझ आ रहा है, अरे हाँ कि ना बोलना यार। तो ये 95 पहुंच गया, फिर ये 40 पहुंच गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ पे आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ पे आया यानी कहाँ पे आया टिश्यूज के पास आया। टिश्यूज क्या कर रहा है काम कर रहा है, काम करेगा तो क्या लगेगा ATP लगेगा, ATP लगेगा तो क्या होगा CO2 रिलीज होगा, इसलिए टिश्यू में CO2 का मात्रा क्या होगा ज्यादा होगा। सर कितना ज्यादा होगा टिश्यू में CO2 कितना ज्यादा होगा 45, ऑक्सीजन कितना होगा 40, तो यहाँ पे कितना है CO2 कितना है 45 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 40। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 95, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है कितना है, अभी तो बोले 45 40 40 है ना, तो क्या होगा 95 से 40 की तरफ आ जाएगा ना, तो टिश्यू के पास अपना पहुंच गया जी, क्या पहुंच गया ऑक्सीजन पहुंच गया ना। और टिश्यू के पास कितना था 45 था, यहाँ पे पहुंचा कितना था 40 था, तो वापस से ये CO2 यहाँ पे कितना बन जाएगा 45 बन जाएगा ना, तो यही तो बन गया PCO2 यहाँ पे 45, इसी के कारण तो यहाँ 45 पहुंचा है। अरे अब समझ आ रहा है, अरे बोल यार, अरे आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे CO2 45। ये हो रहा पूरा डबल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म जो आपके NCERT आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए ये वाला एक चार्ट दिया हुआ है, तो ये चार्ट को अगर हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करें इस चार्ट में भी, तो देखिए एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है 159 ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक एयर में है। अच्छा यहाँ पे हम लिखते नहीं है क्योंकि हमको यहाँ और कुछ लिखना है, चलो लिख देते हैं। यहाँ पे जब एटमॉस्फेरिक एयर में जब है तो इसको बोले 159, तो क्यों कैसे 159 आया समझ गया ना, 21% ऑफ 760 159, समझ आ रहा है, तो 115। अब एल्वियोलाई के पास पहुंचा 104, कैसे 104 हो गया समझ आया, ब्रांचिंग के थ्रू जा रहा है तो 159 घट जाएगा ना, 104 आया। 104 एल्वियोलाई जो है उसके नीचे क्या फ्लो कर रहा है सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अभी कितना था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया था तो कितना था 40 था ना, अरे था ना, तो यहाँ पे वापस से क्या बन गया देखो 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है 40। अरे समझ आया। अब जब ये 40 तो बन गया, ठीक है, अब देखिए 104 ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो 40 था, अब इसको क्या बना देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको क्या बना दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा ना, लेकिन यहाँ पे कितना है 104 है, 104 है, पूरा का पूरा हो जाएगा 104 क्या नहीं, क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है डिफ्यूजन हो रहा है ना, डिफ्यूजन तीन लेयर के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है, तो 104 से क्या हो गया 95। अरे समझ आ रहा है। अब देखो ये 95 बन गया ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वापस से चल जाएगा हार्ट में, हार्ट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप, किधर जाएगा हार्ट में लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम पंप कर गया लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वहां से निकलेगा एओर्टा, एओर्टा वहां से जाके फिर उसमें ब्रांचिंग होगा बन जाएगा सिस्टमिक आर्टरीज, और वो जाके पहुंचेगा टिश्यूज में, टिश्यूज में पहुंचा तो टिश्यूज में तुम्हारा ऑक्सीजन का मात्रा कितना है 40, टिश्यूज में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है 40, और यहाँ पे ऑक्सीजन आया है कितना 95, तो वापस से इधर पहुंच गया ना। अरे हाँ कि ना बोले यार, समझ आ रहा है, ठीक। अब देखिए टिश्यूज में हम लोग बोले काम किया सर, टिश्यूज क्या किया सर काम किया सर, तो काम किया तो क्या लगेगा ATP लगेगा, ATP लगेगा तो क्या लगेगा CO2 रिलीज होगा, तो CO2 रिलीज होगा तो टिश्यूज में क्या होगा CO2 ज्यादा, तो CO2 ज्यादा है कितना है सर 45, यहाँ पे CO2 ज्यादा है ना टिश्यूज में, देखो CO2 ज्यादा है ऑक्सीजन कम है ना, तो CO2 कितना हुआ 45। अब क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सर, ये जो आप बताए हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ CO2 भी होगा,
होगा ना, ऑक्सीजन में के साथ CO2 भी होगा सर। CO2 कितना होगा सर, ऑक्सीजनेटेड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड में तो ऑक्सीजन ही ज्यादा होगा ना, तो ऑक्सीजन तो ज्यादा है ही, ऑक्सीजन तो ज्यादा है ही, CO2 तो कम है ही। CO2 सर कितना कम है सर, 40 कम है सर। क्यों 40 कम है, ताकि ये 45 इधर से 40 की तरफ जा सके। टिश्यू से वापस से किसमें जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या बना दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोले, क्योंकि इसमें CO2 ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से। तो देखो ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है ना, अरे समझ आ रहा है। तो ये देखो 45 है, भैया कितना है, 40। ठीक, अब ये वापस से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां चल जाएगा, हार्ट में। हार्ट में कहां गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगा, पंप करेगा। हार्ट का काम क्या है, धड़कना, तो हार्ट क्या किया, पंप किया। पंप करके ये कहां पहुंचा देगा, अपना वापस से लंग्स में। लंग्स में कहां पे, एल्वियोलाई में। तो ये 45 जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स में पहुंचा, ये देखो एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई में क्या है, 40 है। एल्वियोलाई में ऊपर के थ्रू क्या है, 40 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उसके पास पहुंचा कितना है, 45। तो वापस से अब ये एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाएगा ना, तो हमारे हवा में क्या आ गया, CO2 ज्यादा हो गया, तो ये इधर चला गया। अरे समझ आ रहा है। और फाइनली जब ये 40 है तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये जब रिलीज होता है ना, जब एक्सपायर्ड एयर में जब रिलीज होता है तो होता है वो 32, कितना होता है, 32 mmHg। एक्सपायर्ड एयर में जब रिलीज करता है ना तो उसका पार्शियल प्रेशर 32 होता है, लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में गया वो उसमें विलीन हो गया, तब जाके वापस से बन जाता है 0.3। वैसे ही जब ये होता है ना एक्सपायर्ड एयर, जो उसमें ऑक्सीजन का वैल्यू होता है 116, ठीक है, तो यहाँ पे 32 हुआ, 32 यहाँ से वापस जाके 0.3 हो गया। अरे बेसिक समझ में आ रहा है, ये पूरा 2 चार्ट समझ आया। हाँ, अब ये चार्ट को हम याद करवाते हैं, मैकेनिज्म समझ आया, कैसे कैसे करके हो रहा है सब समझ आया। ठीक है, अब देखिए, अब आपके नीट में सर कैसे क्वेश्चन आएगा। नीट में अगर इससे क्वेश्चन आना होगा, जो कि आएगा नहीं क्योंकि हम जो बोलेंगे वही आएगा, तो ठीक है, तो ये तो नहीं आ रहा अगले साल, लेकिन फिर भी सुन लो। ठीक, अगर ये नीट में क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा तुमको अरेंज करना ऑक्सीजन का या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर CO2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर पूछ देगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, कितना CO2 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, कितना CO2 है। यही करके क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होता है ना वो आएगा, या स्टेटमेंट बोलते हैं ना ट्रू और फॉल्स या असर्शन, तो यही वाला आएगा। ठीक, तो सर इसको याद करवाइए। तो याद करवाते हैं। देखो लॉजिक तो तुमको समझ आ गया, सब कुछ कैसे करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। अब देखो, एक मिनट पानी पीने दो। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नेचर्स कॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुकून। देखिए इसको क्या करते हैं ना हम लोग, मिटाते हैं या मिटाई क्या, अच्छा इसी में समझाते हैं। देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तुमको कि पूछेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, यही सी टाइप का क्वेश्चन आता है, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आएगा। तो आपको मेरा ना एक चीज याद रखना है, देखिए जहां पे CO2 या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो कितना कम होगा, 40 होगा। जहां पे भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है वो कितना होगा, 40 होगा। सर ये 40 कैसे हुआ, देखो जहां पे भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, जिस लोकेशन पे भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है वो कितना कम है सर, 40। 40 से कम नहीं जाएगा, 40 जाएगा। ठीक है, बस इतना, मुद्दे की बात इतना ही समझना। तो हर जगह हमको एग्जाम में 4 मार्क्स चाहिए, तो 4 मार्क्स लीजिए। ठीक है, तो कहां कहां कम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम है, तो वहां पे 40 लिख दिए। ठीक, फिर टिश्यूज में, टिश्यूज काम कर रहा है, टिश्यूज काम कर रहा है तो क्या होगा, CO2 रिलीज होगा ना जी, तो वहां पे ऑक्सीजन कम है ना, तो टिश्यूज 40। फिर एल्वियोलाई सॉरी CO2 भी जहां जहां कम है वहां पे भी 40। CO2 कहां कहां कम है, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कम है ना, हाँ CO2 कम है ना, तो वहां पे भी 40। समझ आ रहा है। और फिर एल्वियोलाई में हवा जो अंदर आया है, एल्वियोलाई में जो अंदर हवा आया है उसमें तो ऑक्सीजन ज्यादा है ना जी, CO2 कम है ना, तो वहां पे भी क्या हुआ, 40। इसी स्टेटमेंट से तो तुम्हारा आधा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन और आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट तुमको दे रहे हैं कि ये 159 और 0.3 ये कैसे आए, ये तो तुमको याद रखना पड़ेगा यार।
ये तो हम बेसिक इसका पीछे का रीजन है, कैसे आया वो तो समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि ऑक्सीजन हवा में कितना है सर? 21%। हवा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760। तो 21% ऑफ 760 कितना हुआ? 159। अरे समझ आ रहा है? हाँ, और उसके बाद एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.04%। 0.04% ऑफ CO2 जो 760 को कर दियो कितना आया? 0.3। अरे समझ आ रहा है? ठीक है, 0.3। अब जब यही एल्वियोलाई में पहुंचा सर, एल्वियोलाई में जब पहुंचा तो एल्वियोलाई में पहुंचा तो 159 का पूरा 159 नहीं जाएगा, ये तो तुम समझ में ही गए होगे, क्योंकि इतना जोन से होके पास करेगा तो एल्वियोलाई में जब पहुंचा है तो हवा में जितना 159 है उतना ही जाएगा क्या? उतना नहीं जाएगा। कितना जाएगा सर? 104 जाएगा। तो 104 तो आपको ऐसे ही याद हो गया, 159 याद हो गया, 104 याद हो गया, 0.3 याद हो गया। अब देखिए ये दो वाला चीज, जहां पे भी अब सुनो, जहां पे भी CO2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 45। CO2 सबसे कम 40 हो सकता है, CO2 सबसे ज्यादा 45 हो सकता है। तो CO2 सबसे ज्यादा कहां है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वही तो CO2 ही तो ज्यादा है, तो वहां पे क्या हुआ? 45। अरे समझ आ रहा है? हाँ, और टिश्यूज में क्या है? काम कर रहा है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं? 45। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया तो फिर से लिखते हैं। ठीक है, अपने से याद करके लिखे हैं तो वह लिखते हैं। कलर कौन सा ले? ये वाला मिट जाएगा, लाल से लिखे हैं। अब हम लोग लिखते हैं, याद करवा दिए, अब तुम मेरे को जवाब देना। हम सब भूल गए, सब भूल गए, हमको याद करवाओ। अरे यार हवा में कितना था यार? 760 था ना, तो हवा में ऑक्सीजन कितना था जी? कितना था? 159 था। कैसे था 159? 21% था। अच्छा, तो यहाँ पे कितना हुआ? 159। अच्छा, हवा में CO2 कितना था जी? 0.3 था। तो 0.3 कैसे था सी? 0.04% था हवा में, इसलिए था ना, तो 0.3। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, उसके बाद हम लोग बोले थे कि CO2 का मात्रा सबसे कम कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 30। तो इनमें से CO2 का मात्रा कहां सबसे ज्यादा कम है? कहां पे सबसे ज्यादा कम है? एल्वेलाई में कम है, क्योंकि हवा से आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख दिए सर 40। और कहां कम है सर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है। क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है? क्योंकि उसको, क्यों? उसको ऑक्सीजनेटेड ही तो बोल रहे हैं, तो 40 ही होगा ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं, तो CO2 तो कम है ना होगा। ठीक, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। और क्या बोले थे कि ऑक्सीजन की मात्रा भी सबसे ज्यादा कम कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 40। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कम किस में हो सकता है जी? ठीक है, और कितना कम हो सकता है जी? कहाँ और कहाँ हो सकता है? कहाँ हो सकता है? टिश्यू में। चलिए, बहुत अच्छा, क्या बात है। फिर और क्या बोले थे जी कि कितना सबसे ज्यादा हो सकता है CO2 का मात्रा? कितना हो सकता है? 45 हो सकता है। ठीक है, मान लिए। कहां पे होगा 45? जहां पे CO2 ज्यादा कहां होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे होगा, बेहतर। और कहीं पे होगा? और कहां होगा? टिश्यूज में। चलो टिश्यूज, ठीक है। अब एक बात बताइए, एटमॉस्फेयर में एयर में 159 है, तो पूरा एल्वियोला में 159 पहुंच जाएगा क्या? नहीं ना पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा? कितना पहुंचेगा? 104। क्यों 104 पहुंचा? क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग हो रहा है। हाँ, ब्रांचिंग हो रहा है। चलिए ठीक है। अब यहां पे एक और बच गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड 104 यहां पे पहुंचा है, तो जब ये 104 का पूरा 104 क्या चल जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में? क्यों नहीं जाएगा जी? क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन उसको 3 लेयर से पास करना होगा। कौन कौन सा 3 लेयर से? एक एल्वियोलाई का इनर लेयर, और दूसरा क्या था? उसके नीचे कुछ था, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके नीचे कुछ था, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का क्या बोल रहे थे? एंडोथेलियम। ये 3 लेयर से पास कर रहा था। अरे हाँ कि ना बोल? तो ये 104 पूरा 104 में चल जाएगा। कितना जाएगा? 90। अरे याद हुआ जी? हाँ, भूलोगे नहीं ना? यही तो टेबल से क्वेश्चन आता है ना, या फिर वहां से आता है ना, यही तो चीज आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसके पीछे का कॉम्प्लेक्स जो मैकेनिज्म है वो हम लोग यहाँ पे डबल सर्कुलेशन के थ्रू समझ गए। इसमें क्या लिखना है हमको नहीं पता। ठीक है, मेरा पॉइंट था समझाना है, याद करना। आपको लिखना तो लिख लीजिए क्लियर करके। इसको हम यहाँ लिख दिए, डबल सर्कुलेशन। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सर, पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर द टोटल
pressure exerted by a single gas among its mixture in a room is known as partial pressure of that gas. टोटल पार्शियल प्रेशर जैसे एटमॉस्फेयर का बोल रहे हैं तो कितना होगा, PO2 PNO2 PN2 PCO2 ... और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे हैं तो कितना होगा, इसमें जितना ये टोटल पार्शियल प्रेशर इतना हुआ और इसमें इंडिविजुअल का हुआ PO2। अरे ये जो लिखे समझ आ रहा है क्या लिख रहे हैं, एक रूम में जितना सारा गैस है, ठीक है, एक रूम में जितना सारा गैस है, बहुत सारा गैस है, वातावरण में इतना सारा गैस है, ऑक्सीजन है, N2 है, CO2 है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, रेडन है, बहुत सारा गैस है ना, बहुत सारा गैस। उसमें से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स कितना दीवार पे प्रेशर लगाएगा, वही होता है पार्शियल प्रेशर। समझ आया? तो ये लिख दिया। अगर टोटल प्रेशर ऑफ अगर रूम का बात करें तो उसमें क्या होगा, सारे गैसेस का पार्शियल प्रेशर को इंक्लूड कर लेंगे, है ना, PO2 PN2 PCO2 ... जितना सारा गैसेस होगा। अब पार्शियल प्रेशर का ये गैसेस का प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ लिखें, अगला स्लाइड में, यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी क्या है डिफ्यूजन करने के लिए, प्रॉपर्टी कि gases always flow from high partial pressure to low partial pressure to low partial pressure to low partial pressure। अब डिफ्यूजन करने का क्षमता को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। द एबिलिटी ऑफ द gases to diffuse is known as diffusion capacity। अब ये डिफ्यूजन कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, दे देंगे, रुक जाओ। डिफ्यूजन कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। कौन सा थ्री फैक्टर्स? पहला फैक्टर, पहले तो फैक्टर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। फर्स्ट पार्शियल प्रेशर। ओए क्या बात हो रहा है, हाँ, ओहो, ग्रुप स्टडी। हाई पार्शियल प्रेशर, हाई PP लिख देते, PP टू लो पार्शियल प्रेशर। ग्रुप स्टडी कर रहे हो जी, तो यहाँ पे हम क्या मुजरा कर रहे हैं, हाँ, मुजरा कर रहे, बताओ। इन आँखों की मस्ती के नाच के दिखाएं, तब पैसा दोगे। उसके बाद दूसरा क्या है, माहौल बन जाएगा। कल तो गाए थे ना गाना, गवाए थे ना, याद हुआ था ना, अभी ऐसा बहुत गाना आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। दूसरा किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, डिफरेंट करता है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम लोग का जो डिफ्यूजन हो रहा है जैसे अल्वियोलाई वाला में, तो कितना मेम्ब्रेन्स को इन्फ्यूज कर रहे हैं, 3 को। कौन 3 को? पहला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। अरे साथ में बोलो, ऑफ एल्वियोलाई। बहुत अच्छा। बीच वाला में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और
सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम ऑलवेज रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड किस में फ्लो करेगा? ब्लड वेसल में। तो ब्लड वेसल का इनर लाइनिंग को क्या बोले थे हम लोग? एंडोथीलियम। तो क्या होगा? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। बहुत बढ़िया। अगर जानना चाहो इसका थिकनेस कितना होता है, तो इसका थिकनेस होता है 0.22 0.3 0.22 0.3 mm। ठीक है, तो ये तीन चीज पे डिपेंड। और तीसरा चीज कहाँ गया? तीसरा चीज है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस सॉल्युबल होंगे तब तो डिफ्यूज करेंगे सर। तो ये सॉल्युबिलिटी अभी हमको जानना है, किसका कितना है। ठीक है, बताते हैं। इतना गुस्सा क्यों रहे हो? बता रहे हैं। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का 2 टाइम्स होगा पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन। देखो क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन का जितना पार्शियल प्रेशर होगा उसका दुगुना होगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, दूसरा PCO2, CO2 का जितना सॉल्युबिलिटी है उसका 20 गुना है सॉल्युबिलिटी किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 20 गुना सॉल्युबिलिटी है CO2 का। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का 200 से 250 गुना, 200 से 250 गुना सॉल्युबिलिटी PCO2 का है कार्बन मोनोऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी। इसको स्टेटमेंट वाइज लिख देते, तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ बात क्या हो रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 टाइम्स दैट ऑफ नाइट्रोजन। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 is 20 times that of oxygen। और तीसरा, solubility of carbon monoxide CO is 200 to 250 times that of CO2। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिखे। देखो इसको पहले समझा देते हैं ना, उसके बाद हम लोग आगे और समझ में आएगा। देखो लिख लेगा? अच्छा लिखो, पीछे वाला स्लाइड करना है। ये तो लिख लिया। ये वाला पॉइंट जो है इसको समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट हम लोग बोले हैं कि डिफ्यूजन करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग बोले डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन करने की क्षमता मतलब एक से इधर, हायर से कम की तरफ। तो ये जो डिफ्यूजन करने की जो क्षमता, अच्छा पहले तो बताओ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या है? डिफ्यूजन में भी हाई टू लो आ रहा है, ऑस्मोसिस में भी हाई टू लो आ रहा है, बस डिफरेंस क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम लोग डिफ्यूजन का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो डिफ्यूजन करने की जो क्षमता है इसको हम लोग बोले डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है वो 3 चीज पे डिपेंड करता है। सर कौन कौन सा 3 चीज पे डिपेंड करता है? पहला चीज है पार्शियल प्रेशर। हाई पार्शियल प्रेशर से किसकी तरफ आएगा? लो पार्शियल प्रेशर की तरफ आए। अरे समझ आ रहा है? ठीक, पहला चीज तो समझ आया, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। दूसरा अक्सर किस चीज पर डिपेंड करता है? जिसके थ्रू पास होना है उसका मोटाई। मान लो तुम लोग यहाँ पे सब गैस छोड़ दिए, ठीक है, और इसको यहाँ पे बाहर में बच्चा लोग अभी छुट्टी होके आया, तो अगर ये दरवाजा बहुत ज्यादा मोटा होगा तो इसके थ्रू पास करना ज्यादा मुश्किल होगा ना। और ये दरवाजा क्या है? सोच लो यहाँ पे पर्दा है, यहाँ पे बहुत सारा हल्का सा पतला पर्दा है, तो एकदम तुरंत तुम लोग का गैस बाहर जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं? और वहां पे बच्चा बेहोश है ना। ठीक है, तो वही तो बात बोल रहे हैं कि थिकनेस ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, यानी डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन जो है यहाँ वो कितना होना चाहिए, जैसा थिक है उससे उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जब हम लोग डिफ्यूजन का जिक्र कर रहे हैं तो ये किसके थ्रू पास कर रहा है? 3 चीज के थ्रू। सर कौन कौन से 3 चीज के थ्रू पास कर रहा है? एक तो इसका सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। एल्वियोलर का नीचे क्या था? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। ये भी कौन से सेल से बना था ये भी बता दिए थे। न्यूमोसाइट 1 की 2 1 न्यूमोसाइट 1 था यहाँ पे। ठीक, उसके नीचे क्या था? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम के नीचे क्या होता है? अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, और नीचे उसके बीच में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अरे हाँ कि ना बोल? तो ये बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गया। अब जो इसके अंदर ये लाइज ऑन द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ब्लड है। ब्लड किसके अंदर फ्लो करेगा? ब्लड वेसल के में फ्लो करेगा। तो ब्लड वेसल का
इनर वॉल लाइनिंग को हम लोग क्या नाम दिए थे? एंडोथेलियम। ये भी किससे बना था? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अरे हाँ कि ना बोल पा रहा है ना, सिंपल स्क्वामस। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 लेयर से पास किया, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, एंडोथेलियम से। ये तीनों का अगर तुम जोड़ लोगे ना, क्या बोलते हैं, टोटल थिकनेस, तो आता है 0.2 से 0.3, कहीं 0.2 दिया है, कहीं 0.3 mm। कितना पतला है सोचो। ठीक, अब क्या होगा सर? ये तो 2 फैक्टर समझा दिए, अब हमको तीसरा फैक्टर समझाइए। तो तीसरा फैक्टर क्या है ना बाबू? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि गैसेस जो है वो कितना सॉल्युबल है, वही तो डिफ्यूजन करने में मदद करेगा ना, गैसेस ही तो डिफ्यूज हो रहा है, तो गैसेस का सॉल्युबिलिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें जितना हमारे वातावरण में डिफरेंट टाइप के गैसेस हैं, उनमें क्या है? नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं? पहला स्टेटमेंट ये बोले कि नाइट्रोजन का जो डिफ्यूजन करने का कैपेसिटी है ना, उसके 2 गुना कैपेसिटी है ऑक्सीजन का। समझा? नाइट्रोजन का जो डिफ्यूजन करने का कैपेसिटी है, उसके 2 गुना कैपेसिटी है ऑक्सीजन का। इसी के कारण हम लोग जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं इनहेल कर पा रहे, हवा में तो 71% है ना, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन ही है ना। अरे हाँ कि ना बोले यार। लेकिन ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, डिफ्यूजन करने का कैपेसिटी भी, क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी जो है, ये कंपाउंड का मिक्सचर में सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन का कम है, ये भी एक प्राइमरी रीजन। तो नाइट्रोजन का जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन से आधा है, ऑक्सीजन का क्या है? नाइट्रोजन से दुगुना है। A is equals to B, B is equals to A, वही तो बोल रहे हैं। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का जितना सॉल्युबिलिटी है ना, ऑक्सीजन का जितना सॉल्युबिलिटी है, उसके 20 गुना ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, उससे 20 गुना ज्यादा सॉल्युबिलिटी है CO2 का। समझा? ऑक्सीजन का जितना सॉल्युबिलिटी है, उसके 20 गुना ज्यादा सॉल्युबिलिटी है CO2 का। अरे समझा? यानी CO2 का 1/20, CO2 का सॉल्युबिलिटी कितना है? ऑक्सीजन का 1/20 गुना। अरे समझ आ रहा है? उसी को उल्टा कर दिया है। अरे समझ आ रहा है? अब देखिए, CO2 का जितना सॉल्युबिलिटी है, उससे भी 200 से 250 गुना है कार्बन मोनोऑक्साइड का। समझ आया? CO2 का भी जितना सॉल्युबिलिटी है, उससे भी 200 से 250 गुना किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। अरे समझ आ रहा है? बोलना। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का 200, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है? 1/250 गुना किसका? CO2 का। समझा? अगर पूछेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का तुम क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के टर्म्स में बताओ, तो बता पाओगे? नहीं समझ आ रहा तुम लोग को? कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम बोले कि कितना, ऑक्सीजन के कितना गुना ज्यादा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड? कितना ज्यादा होगा? कितना? 4000 से? इतना तो सिंपल है, 20 से 200 तो कितना होगा? 4000 गुना है ना जी। अरे समझ आ रहा है ना? 20 × 200 करो कितना हुआ? 4000। 20 × 250 करो कितना हुआ? 5000। अरे समझ आ रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना आप? हाँ कर लोगे ना? ठीक। अब देखिए एक पॉइंट और बताते हैं। देखिए, ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन और CO2 का जो बाइंडिंग होता है ना, जो ब्लड में जो फ्लो कर रहा है, उसका जो बाइंडिंग होता है ना, आरबीसी के कंपोनेंट के थ्रू जो बाइंडिंग होता है, वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल नेचर का होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का बाइंडिंग जो ब्लड के कंपोनेंट से होता है, इरिवर्सिबल नेचर का। समझ में आ रहा है? देखो, ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ही तो उसको लाल कलर दे रहा है। अरे हाँ कि ना बोल? हीमोग्लोबिन ही तो लाल कलर दे रहा है ना। तो हम बोल रहे हैं ये बात कि ऑक्सीजन और CO2 जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, तो वो रिवर्सिबल नेचर में बाइंड करेगा, यानी कि वो वापस से टूट भी सकता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ। लेकिन जब CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, तो वो इरिवर्सिबल नेचर का करेगा। समझे? इरिवर्सिबल नेचर मतलब एक बार बाइंड कर गया तो वापस से नहीं होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो गया। ठीक है, इसको जो बोले हम लिख के दिखाते। देखिए, पहला पॉइंट हम बोले कि ऑक्सीजन बाइंड्स विथ हेमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल वे। ठीक है, CO2 भी बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन से, हेमोग्लोबिन को H भी लिख रहे हैं, ठीक है, रिवर्सिबल वे। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन से इरिवर्सिबल मैनर में।
सर ये क्या बोले, हमको एक बार और अच्छे से जानना है, ठीक है, हमको और अच्छे से समझना है, समझो। देखो क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन, यहां पे समझाते, देखो हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो जब बनाएगा उस चीज को बोले हम लोग HbO2, उसको हम लोग बोले ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बोले जी? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है ना हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से मिलना, ये रिवर्सिबल नेचर का भी है, यानी कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन टूट के उधर चल जा सकता है। समझा? अरे समझा? HbO2 भी टूट के हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बना दे सकता है। जैसे कि Hb+O2 जुड़ के HbO2 बना रहा है, वैसे ही HbO2 भी डिसोसिएट होके Hb+O2 बना दे सकता है। अब समझ आ रहा है? अरे हाँ कि ना बोल यार, अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब देखिए CO2 हेमोग्लोबिन से जब जुड़ता है तो ये बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन या ग्लोबिन भी बोलते हैं, ठीक है, हेमोग्लोबिन हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। तो ये जो बना ना, ये भी रिवर्सिबल नेचर का होगा, यानी कार्बामिनो हेमोग्लोबिन से भी वापस से हेमोग्लोबिन CO2 टूट सकता है और हेमोग्लोबिन CO2 से भी वापस से ये बन सकता है। समझ आ रहा है? अरे हाँ कि ना बोल। ठीक, आप बोल रहे हैं लेकिन जब CO हेमोग्लोबिन से बाइंड कर देगा ना जी, तब हो जाएगा दिक्कत, बहुत बड़ा दिक्कत, धर्म संकट। क्या? ये बना देगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और ये भाई रिवर्सिबल नेचर का नहीं है, ये एक बार बन गया तो बन गया, वापस से अब तुम बोलोगे नहीं CO को निकाल के छोड़ दें तो वो नहीं हो सकता। अरे समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे समझ आ रहा है? एक बार हेमोग्लोबिन से जुड़ गया तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन गया, उसके बाद वापस से ये चीज नहीं हो सकता। ऐसे ही करके हमारे शरीर में और 2-3 चीज होता है, जैसे कि ओजोन हो गया, ठीक है, या फिर तुम जब ऑक्सीडाइज्ड फूड खाते हो, ऑक्सीडाइज्ड फूड खाते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आजकल बहुत सारा ऑक्सीडाइज्ड फूड जो हम लोग को मार्केट में अवेलेबल है, नाइट्रेट्स, जो भी तुम खा रहे हो, खाना प्रॉपर अमाउंट में नहीं खा रहे हो, हम लोग ऑक्सीडाइज्ड फूड खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल का मात्रा बढ़ने लगता है, फ्री रेडिकल का मात्रा बढ़ने लगता है। जैसे ही फ्री रेडिकल का मात्रा बढ़ने लगता है तो एक कंपाउंड बनता है हेमोग्लोबिन से, जब फ्री रेडिकल मिल जाता है तब एक कंपाउंड बनता है मेथेमोग्लोबिन। क्या बनता है? मेथेमोग्लोबिन। और ये मिथेमोग्लोबिन जो है ना, ये नीला कलर का होता है। अगर फ्री रेडिकल का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो तुम्हारे शरीर में ये नीले कलर का अमाउंट, हेमोग्लोबिन जो लाल कलर का है सोचो नीले कलर में कन्वर्ट होते जाएगा, और तुम्हारे जो ये होठ के पास ये नीला होने लगेगा, यहाँ नीला होने लगेगा, सब कुछ नीला होने लगेगा, ठीक है, नीला नीला अवतार बन जाओगे तुम धीरे धीरे। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। होता तो ऐसे ये फीटल में, बच्चे में ज़्यादा होता है जब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग होता है, लेकिन ये इसमें भी अगर मान लो एडल्ट कंडीशन में भी फ्री रेडिकल्स का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। इसी के कारण बोलते हैं कि खाने में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा खाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स का टैबलेट आता है या कुछ आता है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा। क्या एंटीऑक्सीडेंट? मतलब जो ये ऑक्सीडेशन का प्रॉपर्टी करो, ओके, फॉर एग्जाम्पल आंवला, आंवला खाओ, आंवला का जूस पियो, मौसमी खाओ, मौसमी में एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट वाला चीज हुआ। ऑरेंज हो गया, ठीक है, ऑरेंज में भी बहुत ज्यादा, और ऑरेंज छोड़, लेमन, लेमन, नींबू, नींबू, समझ रहे, ठीक है। तो इधर चौथा चीज क्या हुआ? चौथा चीज फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, या फिर एक और चीज इसी में लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे ओजोन, एग्जाम लाइक ओजोन, ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है जी? O3 ना, O3 भी जब हेमोग्लोबिन से मिल जाएगा तो बना देगा इरिवर्सिबल बाइंडिंग, इरिवर्सिबल बाइंडिंग। टाइम हो गया? कितना खुशी से बोल रहा है, हाँ? मेथेमोग्लोबिन, मेथेमोग्लोबिन। भूख लग गया क्या जी? हाँ, हमको काय भूख लगे? भगा रहा है हमको तुम, शिट, हमको दर्द हुआ, तुम भगा रहा हमको, क्या हो यार? दिल पे बुरा लगा भाई, दिल से बुरा लगता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, हाँ आंवला, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। अब देखो इसको ना हम और एक अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखो ये वाला ना जो सॉल्युबिलिटी वाला चीज है ना, इससे एक और लास्ट पॉइंट है वो समझो, बहुत फनी भी है। देखो देखो क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, अब तुमको जो ये चीज हम जब लिखा दिए हैं तो तुमको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी बता दी है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन से 2 गुना, CO2 का ये। तो समझिए जब अगर ब्लड में मान लो, समझ लो, देखो हेमोग्लोबिन बॉयफ्रेंड है, हेमोग्लोबिन का जो गर्लफ्रेंड है पहले, ठीक है, वो अपना क्या बोलते हैं ऑक्सीजन है, मस्त ऑक्सीजन को लेके घूम रहा है। उधर से CO2 आएगा, हेमोग्लोबिन उसको देखेगा, ठीक है, CO2 भी बोलेगा कि तुम ऑक्सीजन को मारो गोली, तुम मेरे पास आओ। तो हेमोग्लोबिन तो लड़का है,
वो तो चल जाएगा ना CO2 के पास, बोलेगा CO2 क्यों चल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उससे कितना गुना CO2 का ज्यादा है, 20 गुना। तो ऑक्सीजन जो है वैसे उससे 20 गुना ज्यादा सुंदर CO2 है। तो बोले अरे भाई चल जाते हैं, तो CO2 के पास चल जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि CO2 के साथ भी रह रहा है। अब बोले कि सामने से आ गया अपना कौन आया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो बोले कि अब ये तो भाई ऐश्वर्या राय है, कैटरीना कैफे है, इससे अच्छे तो मिलेगी ही नहीं। अब क्या करते हैं, हम चल जाते हैं इसके पास, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेगी आजा आजा, तो ये भी बोलेगा ठीक है चलो तू जा, CO2 को क्या किया तू जा, और फिर ऐश्वर्या राय के पास चला गया। ऐश्वर्या राय यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बार लेकिन चले गए बउआ, ठीक है, एक बार चले गए वहां पे, तो वहां से फिर लौटना नहीं है। अब तो तुम डूबोगे। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन एक बार बन गया तो फिर उसके बाद हो जाएगा इरिवर्सिबल बाइंडिंग। ये चीज हम नहीं, हाँ शादी करना पड़ेगा, इरिवर्सिबल बाइंडिंग, और शादी करके फिर डूब जाओगे, क्योंकि एक बार कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन गया उसके बाद तो जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसको बोले इरिवर्सिबल। ये चीज हम इसलिए बताएं क्योंकि कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट। जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन का पढ़ाएंगे, CO2 पढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा। तो ये वाला सॉल्युबिलिटी वाला चीज समझ आया कैसे करके? हाँ जी, 200 टू 250 टाइम्स ऑफ, अरे ऑक्सीजन, हाँ सही बोलो, नाइस नाइस, ऑक्सीजन। ये यहाँ पे 200 टू 250 टाइम्स, ये मिटाना है CO2, सॉरी CO2 लिख दिए थे, ठीक, CO2, अच्छा याद दिलाया, बाकी ठीक है ना, हाँ बाकी ठीक है, चल ठीक। तो ये समझ में आ रहा है, ये वाला सॉल्युबिलिटी वाला जो चीज है, ये सॉल्युबिलिटी वाला चीज यहाँ वाला कॉन्सेप्ट से समझ आया, रिवर्सिबल मैनर इरिवर्सिबल मैनर वाला, कैसे रिवर्सिबल चेंज हो रहा है, इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला चीज समझ आया। चलो किताब बंद, जल्दी दुकान समटो, लिख लियो ना जो लिखना था, हाँ लिख लियो ना, चलो दुकान समटो जल्दी, 5 मिनट देना बस हमको, ठीक है प्लीज, 5 मिनट, नहीं समराइज करेंगे ना तो फिर भूल जाओगे, ठीक, 5 मिनट दो बस, हमको पता है भूख लगा होगा, बस 2 मिनट। देखो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, कल हम लोग जो इस चैप्टर को शुरुआत कर दिए थे, तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे रेस्पिरेशन क्या था, फिजिको केमिकल प्रोसेस में एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता था, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में हो रहा था ब्रेकडाउन जो केमिकल रेस्पिरेशन वाला चीज है वो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, यानी टिश्यूज, मतलब टिश्यूज वाले चैप्टर में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। अब ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन है थ्रू द सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इसी के कारण इसको बोल रहे हैं इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन है यदि ये ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एरोबिक, एनारोबिक, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एनारोबिक। एरोबिक को हम लोग बोले 38 एटीपी रिलीज करेगा, एनारोबिक 2 एटीपी रिलीज करेगा, मसल्स में हुआ तो लैक्टिक एसिड, अगर ईस्ट और बैक्टीरिया में हुआ तो इथेनॉल। अरे हाँ कि ना बोल, अरे हाँ कि ना। उसके बाद हम लोग आगे पढ़े ये कि ये पूरा कैसे करके पास करता है, पूरा जो ऑक्सीजन जो है ये कैसे करके डिफरेंट हम लोग के ऑर्गन्स में पास करता है। सबसे पहले नाक के थ्रू घुसता है, तो नाक के बीच में हुआ नेसल सेप्टम हुआ, ये जो सेपरेटेड है बाय एथमॉइड बोन, जो मसल हुआ उसको हम लोग बोले मेसेंथोमाइड बोन। सबसे पहले यहाँ पे जो रीजन था उसको हम लोग बोले सेबेशियस रीजन, और यहाँ पे क्या रिलीज कर रहा था, सीबम ग्लैंड रिलीज कर रहा था, इंटरनल लेयर था, बीच में गया ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या था, स्निडेरियन मेम्ब्रेन था जो सूंघने में मदद कर रहा था, और सबसे अंदर था रेस्पिरेटरी रीजन जो TSCC-GE से बना हुआ था। उसके बाद वो नीचे चला गया, नीचे जाके कहाँ बन गया, बकोफेरेंजियल कैविटी में, एंटीरियर पोर्शन को बोले बकल कैविटी, पोस्टीरियर पोर्शन को बोले फेरेंजियल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी। इसमें ऊपर वाला जो बकोफेरेंजियल कैविटी को जो कवर कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊवुला। तो स्वेलिंग ऑफ फूड के कारण ऊवुला होल्ड हो जाता है और स्वेलिंग ऑफ फूड नेसल चैम्बर में नहीं जाने देता। अरे हाँ कि ना बोल, अरे हाँ कि ना। उसके बाद आगे के नीचे के थ्रू जब ये गया फेरिंग्स से, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, फिर गया लैरिंग्स में, लैरिंग्स बनाए 4 कार्टिलेज से, TCAC, टकैक, थायराइड, ट्रिकॉइड, एरेटेनॉइड, कार्टिलेज ऑफ सैंटोरेनी, 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ट्रू वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड। फॉल्स वोकल कॉर्ड मॉइस्चर देगा, ट्रू वोकल कॉर्ड जो था आराम से मस्त अपना क्या करेगा, फोनेशन करेगा। उसके बाद आगे गया अपना किस में गया, ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या था, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग था, 16 से 20 कार्टिलेजिनस रिंग था जो इनकम्प्लीट था, किस साइड से, इस साइड से, ये कौन सा साइड है, वेंट्रल साइड से कंप्लीट, डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट। उसके बाद यह चला गया T5 पोजीशन पे, 5वें पोजीशन पे जाके इसका पहला ब्रांचिंग हुआ, बना प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी से बना सेकेंडरी से बना टर्शियरी से बना टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल से बना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहाँ तक जो रीजन था इसको हम लोग बोले थे क्या रीजन, कंडक्टिंग रीजन। और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल से बन गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से बन गया था एल्वियोलर डक्ट, आर्टरिया, एल्वियोलर सैक, और वो जाके फाइनली खुल गया था एल्वियोलाई में। ये वाला रीजन को हम लोग बोले थे रेस्पिरेटरी रीजन। हाँ कि ना बोल, अरे हाँ कि ना बोल।
उसके बाद आगे गया हम लोग ये जब पूरा पढ़ लिया रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, फिर हम लोग पढ़े कि एक्चुअल में ये रेस्पिरेशन का जो ये मैकेनिज्म होता कैसे है। तो रिब्स के बीच में जो मसल्स होता है उसको हम लोग बोले थे इंटरकोस्टल मसल्स। तो बाहर की तरफ से जो मसल था उसको हम लोग बोल रहे थे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और नीचे की तरफ क्या था डायफ्रागम। बैग उठा के दिखाए थे ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्रागम का कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, हवा बाहर से अंदर आ जाएगा। एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म, इंस्पिरेशन में EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्रागम का रिलैक्सेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन कपाल भारती, कफिंग, स्नीजिंग या फिर प्रेग्नेंट फीमेल, उसमें क्या था इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल था। अरे हाँ कि ना बोल। फिर हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में पढ़े, जिसमें ग्राफ हम समझाए थे। कैसे समझाए थे? सांसों में तेरी अजब सी अदाएं, याद आ गया। तो इसमें क्या था, ऊपर ये जो नॉर्मल जो वैल्यू चल रहा है, जितना नॉर्मल वैल्यू चल रहा है उसको हम लोग बोले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500 था। एक नॉर्मल इंसान कितना बार ब्रीथ करता है? 12 से 16 बार 1 मिनट में। तो 12 को 500 कर दो, कितना था? 6000 से 8000 1 मिनट में। उसके बाद हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोले कि जितना के ऊपर मैक्सिमम जितना ले सकते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद जितना नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद जितना मैक्सिमम तुम एक्सपायर कर सकते हो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और दोनों ये सब तो वॉल्यूम का हुआ, और एक वॉल्यूम है जो बच्चा के थ्रू हमेशा रहता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। उस स्पाइरोग्राफ में मेजर भी नहीं होता है। इन सबको जोड़ जाड़ के हम लोग इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज भी निकाल रहे थे, वैल्यू को हम याद करा दिए थे। तेरी के थ्रू सांसों में तेरी से तेरी आया, तो टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500। 500 को इंटू 2 कर दो, 1000 से 1100 एक्सपिरेटरी, फिर रेसिडुअल को तो वैसे भी ना मानता है 1100 से 1200 रेसिडुअल, और आई कितना हुआ? 1000 को इंटू 3 कर दो, कितना हुआ? 3000। 2500 से 3000 क्या हो गया? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सब चीज को जोड़ जाड़ के तुम कैपेसिटीज तो निकाल ही लोगे। आज की क्लास में फिर हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में स्टार्ट किए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग स्टार्ट किए तो बोले कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यदि हम इसको पढ़ें तो सबसे पहले हम लोग ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ें कि ये कैसे होता है। तो मैकेनिज्म के लिए थ्रू हम लोग ये बोले कि सबसे पहले क्या है कि अपना जो ये हवा जो है, हवा कितना है? 159 mmHg है। 159 mmHg हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। CO2 का 0.3 है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हवा में 21% है, CO2 कितना है? 0.04%। जब ये जाके तुम्हारा क्या बोलते हैं लंग्स के पास ये पहुंचा, एल्वुलाई के पास पहुंचा, क्योंकि ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है तो 159 से हो गया 104। और ये जो CO2 जो था 0, ये क्या हुआ? यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, ये बन जाएगा 40। पहले जो ब्लड आया शरीर में वो क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 ज्यादा हो गया, CO2 इधर से इधर चल जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है 104 से 40, ये इधर आ जाएगा। ये बन गया अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल जाएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो यहाँ पे आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल वापस से अब क्या किया? ये इसको पंप कर दिया कहाँ पे? टिश्यू के पास। टिश्यू के पास जब ये गया, टिश्यूज में क्या है? काम कर रहा है, CO2 ज्यादा होगा। CO2 ज्यादा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, फिर से वापस से डिफ्यूजन होगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से गया अपना राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में जाके फिर से इसका पंपिंग हुआ, और पंप होके ये फिर पहुंचा अपना, कहाँ पहुंचा? यही लंग्स में। तो इसी चीज का जो सर्कुलेशन है इसको हम लोग बोले डबल सर्कुलेशन। इसको हम लोग इस ग्राफ के थ्रू भी समझे थे, और फिर हम लोग इसको समझाने का कोशिश किए थे ये वाला टेबल के थ्रू, जिसमें हम तुमको ये बात बता दिया था कि जो भी सबसे कम होगा, ऑक्सीजन का कम होगा या CO2 का कम होगा, कितना कम होगा? 40। तो कहाँ कहाँ ऑक्सीजन कम है? एल्वुलाई में, CO2 कम है एल्वुलाई में 40, और टिश्यू में कम है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है 40, और ऑक्सीजन कहाँ है? 40, और यहाँ पे टिश्यू में कम है 40, और मैक्सिमम CO2 कितना जा सकता है? 45। यहाँ पे गया 159, कितना आया? 104। 104 का 104 पूरा नहीं जाएगा, 95। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ें अपना कि ये जो पार्शियल प्रेशर है क्या? कि प्रेशर एक्सर्टेड एक सिंगल गैस का ऑन द रूम, सिंगल गैसेस बहुत सारा मिक्सचर में होगा, एक सिंगल गैस रूम पे कितना प्रेशर लगा है उसको हम लोग बोले पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का प्रॉपर्टी है कि हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो ये जो डिफ्यूजन करने का कैपेसिटी है इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन कैपेसिटी 3 चीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर, दूसरा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, तो ये 3 लेयर से जो पास कर रहा है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम, ये तीनों का लेंथ तीनों का थिकनेस होता है 0.2 to 0.3 mm। और फाइनली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का जब हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी जो है 2 गुना है नाइट्रोजन से, CO2 का सॉल्युबिलिटी 20 गुना है, CO2 का सॉल्युबिलिटी 20 गुना है ऑक्सीजन से, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड का 200 से 250 गुना है ऑक्सीजन के। यहाँ हम गलती कर दिए थे ऑक्सीजन के, PO2 से, ठीक है। अब ये सॉल्युबिलिटी जब हम लोग पूरा पढ़ लिए तो ये सॉल्युबिलिटी को हम लोग लोडिंग अनलोडिंग वाला मैकेनिज्म से ब्रीफ समझ लिए कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन का बाइंडिंग हेमोग्लोबिन से हो रहा है या फिर CO2 का बाइंडिंग हेमोग्लोबिन से हो रहा है तो वो रिवर्सिबल नेचर का होगा, और ये बनाएगा हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड किया तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जब CO2 से बाइंड किया तो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, और फाइनली फ्री रेडिकल और हेमोग्लोबिन बनेगा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो उसमें इरिवर्सिबल मैनर में बाइंडिंग होगा और वो बना देगा मेथोहेमोग्लोबिन, जो कि बहुत टॉक्सिक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम बनाने में मदद करता है। अरे समझ आया? अरे हाँ कि ना बोल, अरे हाँ कि ना बोल यार। मिलते हैं अगले क्लास। क्यों?
अच्छा लगा? तो इस वीडियो में हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बहुत आसान से ट्रिक, और ट्रिक नहीं यार, वो तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से समझा दिया है। वो बोलते हैं ना, जब चीज़ें समझ आ जाती है तो उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वीडियो में हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो से हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करेंगे। वो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल वाला घंटे को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।